नमस्कार दोस्तों, मैं पवन सर। प्रबल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्टैटिक जीके की जो श्रृंखला चल रही है, आज उसमें पब्लिक क्लास ना हो पाने की वजह से आपको अभी थोड़े कुछ ही पलों में आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा। जो क्लास आज की आपकी गैप हुई है, वो क्लास आप थोड़े देर में विद इन 50 मिनट्स आप देख सकते हैं यूट्यूब पर उस क्लास को। और आज की क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत शानदार प्रश्न भी लिए गए हैं और बहुत शानदार तरीके से क्लास होने वाली है। तो वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बाकी हम लोग अपनी क्लास को आज आगे बढ़ाते हैं इसी के साथ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिएगा और पढ़िएगा। इसको लिखा हुआ है, किसने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है और मेरी यह इच्छा है कि कांग्रेस की शांतिमय मृत्यु में मैं सहायता दे सकूं। बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ, बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, पूछा गया है कि इस शब्द को किसने यूज किया कि कांग्रेस पतन की तरफ जा रही है और मेरी यह इच्छा है कि उसकी शांतिमय मृत्यु में मैं क्या कर सकूं, बोलो भाई, सहायता कर सकूं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है लॉर्ड कर्जन, तीसरा ऑप्शन कॉर्नवालिस, चौथा ऑप्शन लॉर्ड हार्डिंग। पढ़िए चारों ऑप्शन को और प्रेम से आंसर बताइए क्या लगना चाहिए आंसर इसमें, कि कांग्रेस को शांतिमय मृत्यु में सहायता देने की बात किसने कहा था। थोड़ा सा मैं आपको हिंट कर दूं, आप जानते हैं 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है और बंगाल विभाजन के पीछे कई प्रकार के तर्क दिए जाते थे। देखिए, बंगाल विभाजन का जो वास्तविक उद्देश्य था वो था राष्ट्रवाद के उफान को रोक देना। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं उस दौर में बंगाल राष्ट्रवाद का एक केंद्र बना हुआ था। ठीक है, ज्यादातर विद्रोह जो शुरू होते थे बंगाल से होते थे। तो अंग्रेजी हुकूमत को यह डर हर समय बना रहता था कि बंगाल वाला जो सेक्टर क्षेत्र है उसको अगर हम किसी तरह से बांट देते हैं, लोगों को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर अगर लड़ा देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। खैर, जब 1905 में बंगाल का विभाजन अंग्रेजी हुकूमत करती है, उस समय जो आपके 1905 में गवर्नर जनरल हैं आपके वायसराय कर्जन जी हैं। अब उस समय जब विभाजन करते हैं तो उसके पीछे तर्क क्या देते हैं? तर्क यह दिया गया कि विभाजन इसलिए किया गया है ताकि प्रशासनिक असुविधाएं ना हो और डेवलपमेंट के काम और आगे बढ़ पाए। थोड़ा सा प्रशासनिक असुविधाएं हो रही थी, क्षेत्रफल बहुत ज्यादा बड़ा था जिससे कंट्रोलिंग पावर ढंग की नहीं थी, इसीलिए इसको दो पार्ट में विभाजित कर दिया गया। ठीक है ना? अब यह तर्क दिया गया 1905 में बंगाल विभाजन पर। ठीक है ना? और आप जानते हैं बंगाल विभाजन को लोगों ने स्वीकार नहीं किया और इसी के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। किसकी शुरुआत हो जाती है? स्वदेशी आंदोलन की। ठीक है ना? स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व है वो कांग्रेस के उदारवादी लोगों के पास है। किसके पास है? ध्यान रखिएगा, कांग्रेस में जो गुट उदारवादियों का था, अभी कांग्रेस की जो बागडोर है उनके हाथों में चल रही है। उदारवादी कांग्रेस के स्वदेशी आंदोलन को लीड कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों में बात बिगड़ जाती है 1907 के सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन होता है, सूरत में 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उसमें कांग्रेस दो खेमे में साफ तौर पर बंट जाती है। उदारवादी अलग विचारधारा से थे और उग्रवादी अलग विचारधारा से। दोनों में वैचारिक मतभेद होने की वजह से कांग्रेस का क्या हो जाता है? डिवीजन हो जाता है दो पार्ट में। ठीक है ना? और कांग्रेस की इन सारी स्थितियों को देख करके कर्जन बड़ा प्रसन्न होता है अंदर अंदर। उसको लगता है कि कांग्रेस अपने ही फूट के कारण क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। और ऐसी स्थिति को देख करके वो कहता है कि मेरी इच्छा है कि कांग्रेस के शांतिमय मृत्यु में मैं उसकी क्या कर सकूं, बोलो भाई, सहायता कर सकूं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन ही इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। लॉर्ड कर्जन ने इस बात को कहा था, ठीक है ना, कि कांग्रेस के शांतिमय मृत्यु में मैं उसकी सहायता कर सकूं, ये मेरी इच्छा है, क्योंकि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है। और मैं बता रहा हूं कि आप देखिए कांग्रेस के अंदर धीरे धीरे कैसे आपसी विद्रोह पनप रहे हैं। ठीक है ना? लोगों का वैचारिक मतभेद, ठीक है ना, विचारों का जो विचार में संतुलन नहीं बैठ पा रहा है। देखिए, उद्देश्य सब एक है। ठीक है ना? ब्रिटिश हुकूमत को यहां पे अपने अपने देश में होम रूल, सेल्फ
गवर्नेंस प्राप्त करना, उद्देश्य तो सब एक है, लेकिन वैचारिक मतभेद होने की वजह से, विरोध प्रदर्शन के अलग अलग हथकंडे होने की वजह से दोनों में मतभेद होता है और परिणति यह होती है कि 1907 में कांग्रेस का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, जो जा करके लखनऊ समझौते पर एक मरहम लगता है वहां पे, और फिर से पुनः उदारवादी और उग्रवादी आपस में क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर आपका लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद देखते हैं क्या है आंसर। लिखा हुआ है, कांग्रेस के बैनर तले उदारवादियों का भारत में निम्न में से क्या योगदान था। प्रश्न लिखा हुआ है, जो उदारवादी थे 1885 में, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के 3 चरण आपको ये पता होने चाहिए। आप जानते हैं 1885 में कांग्रेस का गठन हो जाता है, ठीक है ना। 1885 से लेकर के 1905 का जो दौर है कांग्रेस में, वो उदारवादियों का दौर है, उदारवादियों का दौर है। मतलब इस समय कांग्रेस की जो कमान है वो टोटली किसके हाथ में है, उदारवादियों के हाथ में है। और 1905 से लेकर के, ध्यान से देखिएगा, 1905 से लेकर के 1919 तक का जो दौर है वो उग्रवादियों के हाथ में आ जाता है, उग्रवादियों के हाथ में। ये बड़ी कॉमन चीज है और बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो 1885 से लेकर के 1905 तक का दौर किसके हाथ में है, उदारवादियों के। कांग्रेस उदारवादियों द्वारा चल रही है, थे सभी, लेकिन लीड कौन कर रहा है, उदारवादी। 1905 से लेकर के 1919 तक उग्रवादियों के हाथ में है लीडिंग रोल। और 1919 से लेकर के 1947 तक, भारत जब तक स्वतंत्र नहीं हो जाता है, महात्मा गांधी का दौर, मतलब गांधीवादी दौर शुरू हो जाता है। क्योंकि गांधी जी आंदोलन में आप जानते हैं चंपारण से एंट्री हो जाती है गांधी की, और उसके बाद आप जानते हैं पहला जो अखिल भारतीय लेवल पर उन्होंने सत्याग्रह किया और औलट सत्याग्रह था। उसके बाद असहयोग करते हैं, सविनय अवज्ञा करते हैं, भारत छोड़ो करते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन करते हैं, तमाम गांधी जी के आंदोलन कंटिन्यू। तो 1919 से लेकर के 1947 तक का जो दौर है ना, वो गांधीवादी दौर है। 1885 से लेकर के 1905 तक का दौर उदारवादियों के हाथ में है, और 1905 से लेकर के 1919 का दौर जो है उग्रवादियों के दौर में है। प्रश्न पूछा गया है कि आप ये बता दीजिए कि जब 1885 में कांग्रेस बनती है और उसके बाद उदारवादी कांग्रेस की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं, उदारवादियों में बहुत सारे नेता थे, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, दादा भाई नेरोजी हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, बहुत सारे नेता थे। जब ये कांग्रेस की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं तो निम्न में से कौन से सुधार इनके दौर में हुए? क्या इनके दरमियान जो कांग्रेस इनके हाथों में है, कांग्रेस की बागडोर इनके हाथों में है, तो क्या ब्रिटिश हुकूमत के सामने ये कुछ प्रस्ताव रख पाए, या रख पाए तो कहां तक सफल रहे, ये बात का मुद्दा है। लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं जरा देखिएगा। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीति की निंदा करना। पहला ऑप्शन आपको बहुत क्लियर होगा भाई, ड्रेन थ्योरी दी गई, धन निष्कासन सिद्धांत दादा भाई नेरोजी के द्वारा, उदारवादी नेता हैं। इसका मतलब उन्होंने बताया कि भारत को कंटिन्यू लूटा जा रहा है, ठीक है ना। तो ड्रेन थ्योरी उन्होंने प्रपोज किया। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो सही है, ये योगदान उदारवादियों का रहा। व्यवस्थापिका में सुधार की मांग की, बिल्कुल उदारवादी नेता बार बार जो है सरकार के सामने, अंग्रेजी हुकूमत के सामने इस बात को रख रहे थे कि व्यवस्थापिका में सुधार किया जाए, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए, चाहे व्यवस्थापिका हो चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो, उन दोनों में भारतीयों का रोल ज्यादा दिया जाए। क्योंकि भारत में शासन हो रहा है तो भारतीयों के द्वारा शासन होना चाहिए। तो प्रशासनिक सुधार भी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के बैनर तले जब उदारवादी लीड कर रहे हैं 1885 से 1905 तक, तो उस समय आप देख रहे होंगे कि मोटे तौर पर ये जो सभी मांगे इसमें लिखी हुई हैं, वो सभी मांगे उनकी क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए, बोलिए भाई? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाना चाहिए? डी हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बातें आप थोड़ा सा नोट करते जाइएगा, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना से कैसे कैसे घटनाक्रम चलता है, ठीक है। इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप कड़ी टू कड़ी जोड़ करके पढ़ेंगे, तभी आपको बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और तभी मजा आने वाला है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लिखा हुआ है, कांग्रेस के चौथा अधिवेशन कब हुआ?
1888 में कहां पे हुआ? इलाहाबाद में हुआ। दो प्रश्न हो गए। 1888 में चौथा अधिवेशन होता है और कहां पे होता है? इलाहाबाद में। पूछा गया है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एकदम फैक्ट आधारित प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिए इसकी अध्यक्षता किसने की थी। और एक प्रश्न साथ में और समझ लीजिए, 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हो जाती है तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम बता दीजिए। तो जिनको नहीं पता है वो नोट कर लीजिए, कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता बताइए भाई किसने किया? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया है। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया है। और एक बहुत कॉमन चर्चित क्वेश्चन है वनडे एग्जामों का कि पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो यह भी नोट कर लीजिएगा साथ में, कुल 72 सदस्यों ने पहले अधिवेशन में भाग लिया था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी क्या थे? अध्यक्ष थे। 1885 कांग्रेस की स्थापना होती है। पूछा है जो चौथा अधिवेशन चला इलाहाबाद में उसकी अध्यक्षता किसने की? आप जान लीजिए कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष होने का दर्जा भी इन्हीं को प्राप्त है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल कांग्रेस के एकमात्र अंग्रेजी हुकूमत से जो रिलेटेड थे उनमें एकमात्र ये व्यक्ति था जॉर्ज यूल, जो चौथे अधिवेशन इलाहाबाद में 1888 में कांग्रेस की क्या किया है? अध्यक्षता किया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। हमें लग रहा है कि बातों को आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे और क्वेश्चन को ढंग से समझ पा रहे होंगे। चलिए चलिए आधुनिक भारत से पैटर्न बदल करके मध्यकाल पे आता है। पूछा जा रहा है रक्त और लौह की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई? रक्त और लौह की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई? ऑप्शन दिया हुआ है बलबन, दूसरा ऑप्शन इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन ऐबक दिया हुआ है। जल्दी से बताइए क्या था? आप जानते हैं इन सुल्तानों का जो आने का क्रम है, सबसे पहले महमूद गजनबी आता है, लेकिन गजनबी का उद्देश्य भारत में रुकना नहीं होता है, वो धन संपदा को लूट करके गजनी प्रदेश लौट जाता है। उसके बाद मोहम्मद गोरी आता है। कौन आता है? मोहम्मद गोरी आता है। और गोरी के साथ दो युद्ध बड़े चर्चित युद्ध हैं, आपको पता होगा। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ होता है। प्रथम में गोरी हार जाता है, द्वितीय में गोरी 1192 जो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में उसमें गोरी विजित होता है। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ना शुरू हो जाती है। तो मोहम्मद गोरी के बाद मोहम्मद गोरी जब यहां से जाता है तो अपनी जो जीते हुए क्षेत्र थे वो अपने एक सिपा सलार जो उसके सैनिक का नेतृत्व कर रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको सौंप देता है। ऐबक को सौंप कर चला जाता है। अब ऐबक कुछ दिन शासन करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐबक ने अपने कार्यकाल के दौरान कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ऐबक के बाद कौन आता है? इल्तुतमिश आ जाते हैं। इल्तुतमिश आ जाते हैं और इल्तुतमिश कुछ दिन शासन करते हैं। उसके बाद इनकी एक पुत्री है जिसका नाम है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, इसका शासन चलता है, ठीक है। लेकिन उस समय कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा जाता है कि इस्लाम के अनुसार किसी महिला को शासन करना अच्छी बात नहीं है। बहुत लोग इस षड्यंत्र में शामिल होते हैं और रजिया सुल्तान को हटा देते हैं, ठीक है। मार दिया जाता है उनके हस्बैंड को भी, उनके पति को। और रजिया सुल्तान के बाद जो शासक आता है वो आता है बलबन, ठीक है। मोटे तौर पर जो कार्यकाल बड़े शासकों का चला है, गोरी, गोरी के बाद ऐबक, ऐबक के बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान और रजिया सुल्तान के बाद बलबन आता है। ये बड़ा खतरनाक आदमी था। रक्त और लौह की नीति जारी करने का श्रेय इसी को जाता है, ठीक है ना। और आदेश दिया करता था कि सिजदा जो इसके दरबार में जाए वो सिजदा करता था, पाए घोष, पाए को चूमना, पाए को चूमवाता था। अपने आप को भगवान का दर्जा दे रखा था इसने, अल्लाह का दर्जा दे रखा था। बोला कि मैं अल्लाह का ही एक दूसरा रूप हूं पृथ्वी पर। तो बलबन रक्त और लौह की नीति जारी करने के लिए उसी को जाना जाता है। तो ये इतिहास का जो क्रम है ना, इस क्रम में इस सीरीज को आप जोड़ के पढ़िए। कभी कभी क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन सेट हो जाता है तो आपको बहुत फायदा करेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर। लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है
उसके विषय में चर्चा की जा रही है। कुछ कथन, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको उस पर विचार करना है। लिखा हुआ है यह एक नागरी सभ्यता थी, मतलब अर्बनाइजेशन सिविलाइजेशन थी। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कपड़ों की बुनाई की जाती थी, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है अश्व प्रधान सभ्यता थी। एक बात मैं बता दूं, थोड़ा थोड़ा आपको मोटा मोटा आइडिया होगा तो आप जान लीजिए हड़प्पा सभ्यता अश्व प्रधान सभ्यता नहीं थी। इसका मतलब 3 नंबर ऑप्शन तो एकदम क्लियर हो गया कि आंसर नहीं होगा। और आप देखिए, अगर आप गेस करना जानते हैं ढंग से प्रश्न को तो कितना अच्छे से और मजे से प्रश्न सही हो जाएगा। अगर हड़प्पा सभ्यता अश्व प्रधान सभ्यता नहीं थी तो ये आंसर हो गया कैंसिल, और ये भी कैंसिल, और ये भी आंसर क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास बी आंसर बच गया, 1 और 2 इज राइट। ठीक है ना, ये हमारा गेसिंग पॉइंट होता है कि कभी कभी प्रश्न में हमको तो प्रश्न को पूरा पढ़ें, उसके बाद ऑप्शन पे जाएं, तब टिक लगाएं। जल्दबाजी ना करें, नहीं तो प्रश्न गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो देखिए कैसे एक ऑप्शन अगर हम पकड़ लेते तो दोनों क्लियर हो जाता। और आप जान लीजिए हड़प्पा सभ्यता एक विकसित नगरी सभ्यता का उदाहरण थी, और अगर विकसित नगरी सभ्यता होगी तो कुछ कपड़े उपड़े का काम तो जरूर होता रहा होगा। तो इसका मतलब ये भी बात सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 और 2 सही है, तो आंसर बी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बी आंसर इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा स्टेशन कहां है? तारापुर, जान लीजिए तारापुर नाभिकीय ऊर्जा स्टेशन है, न्यूक्लियर रिएक्टर है। ये भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर भी है, इसको भी जान लीजिए। एक प्रश्न तो ये हो गया कि तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। साथ में भारत का प्रथम न्यूक्लियर स्टेशन है, भारत का प्रथम न्यूक्लियर स्टेशन है। साथ में किसके सहयोग से बना? अमेरिका के सहयोग से बना हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, टिक कर लीजिए, बहुत सरल प्रश्न था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बॉक्साइट के उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? पूछा गया है। ठीक है ना, एनसीईआरटी का प्रश्न, एनसीईआरटी में फिगर बनाया हुआ है उसका। ठीक है, पूछा है कि बॉक्साइट के उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? जल्दी से टिक करके बताइए। पहला ऑप्शन उड़ीसा दिया हुआ है, गुजरात दिया हुआ है, झारखंड दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए। ये सब क्लास 10th की एनसीईआरटी का प्रश्न है, जल्दी से टिक करके बताइए क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। बॉक्साइट के उत्पादन में किसका स्थान, किस स्टेट का स्थान प्रथम है? जल्दी से टिक करके बताइए। बहुत मजेदार प्रश्न है सारे, एक बार बैठ करके ढंग से देख लेना है, और सारी व्याख्या मैं आपको क्लियर करता जा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर टिक कर लीजिए आप लोग। उड़ीसा का प्रथम स्थान है, उड़ीसा, उड़ीसा इज द राइट आंसर। अगर इसमें दूसरा, अगर इन तीनों ऑप्शन में अगर क्रम डिसाइड करना हो तो उड़ीसा इज फर्स्ट। इन तीनों ऑप्शन में क्रम अगर डिसाइड करना है तो उड़ीसा प्रथम, गुजरात सेकंड, और लास्ट में हमारा हो जाएगा झारखंड। तो अगर इन तीनों ऑप्शन में क्रम हमको डिसाइड करना हो जाता तो उड़ीसा, गुजरात और झारखंड क्रम हो जाता। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्रम से भी पता चल गया होगा, ऑप्शन भी पता चल गया होगा। आइए बढ़ते हैं। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, जल्दी से बताना है कि हीराकुंड बांध परियोजना जो है किस नदी पर है और किस राज्य में है, यह भी बताना है। तो पहला प्रश्न का जो आंसर है आप जान लीजिए, हीराकुंड जो बांध परियोजना है वो महानदी पर है, महानदी पर है। और ये महानदी कहां है? उड़ीसा में। लिखते जाइए, कुछ अलग से आपको मिलता जाए तो। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी, उड़ीसा। जल्दी से टिक हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का ए, महानदी, और कहां अवस्थित है? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो गया? ए। लिखा हुआ है काजू की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी है? बड़ा सुंदर प्रश्न है।
द ऑल ज्योग्राफिकल प्रश्न आर कंसंट्रेटेड टू एनसीईआरटी बुक, ठीक है ना। तो सारे जो ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न हैं वो ज्यादातर प्रयास रहता है कि एनसीईआरटी की जो लाइनें हैं वो आपको पता चले। एनसीईआरटी में साफ साफ लैटराइट मिट्टी की बात की गई है, तो आंसर तो हमारा लैटराइट हो जाएगा। लेकिन पहले जान लें कि लैटराइट मिट्टी जो सबसे ज्यादा पाई जाती है केरल के मालाबार तट पर, जिसको मालाबार तट अगर ऑप्शन में हो तब भी टिक कर लीजिएगा, मालाबार तट अगर लिखा हो तो टिक कर लीजिएगा, केरल लिखा हो तो टिक कर लीजिएगा। कुछ थोड़ी बहुत मात्रा तमिलनाडु में भी है, लेकिन अगर तमिलनाडु केरल दोनों ऑप्शन आ जाए तो केरल का मालाबार तट टिक करके आएंगे, या मालाबार तट दे दे तो इसको टिक करके आएंगे। तो काजू की खेती के लिए जो बेस्ट मृदा होती है वो लैटराइट मिट्टी होती है, तो काजू। तो आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 का ए हो गया। लिखा हुआ है दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है। यह पूछा है एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको आप दल बदल विरोधी कानून कहते हैं, ठीक है। दल बदल का मतलब क्या है कि मान लीजिए हम किसी पार्टी के टिकट पर अब चुनाव जीते हैं और अब हमारा मूड कह रहा है कि हम इस पार्टी में न रह करके कल उसमें चले जाएंगे, तो इस पर जो प्रावधान लगाया गया, इस पर जो रोक लगाई गई है वो किस अनुसूची से संबंधित है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि 52वां संशोधन अधिनियम जो हमारा है, 52वां संशोधन अधिनियम जो हमारा है वो 10वीं अनुसूची का प्रावधान करता है, 10वीं अनुसूची का प्रावधान करता है, 10वीं अनुसूची का प्रावधान करता है। इसका मतलब 52वां संशोधन अधिनियम किससे रिलेटेड है, दल बदल विरोधी अधिनियम से, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। और उसके द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो दल बदल विरोधी कानून का जिक्र किस अनुसूची में किया गया है, 10वीं अनुसूची में किया गया है। और किस संशोधन के द्वारा, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। चलिए बता दीजिए 11वीं अनुसूची में क्या है और 12वीं अनुसूची में क्या है। तो जल्दी से आप जान लीजिए, पंचायती राज की संकल्पना जो है वो 11वीं और 12वीं अनुसूची में दी हुई है। जल्दी से 11 और 12 में पंचायती राज अधिनियम से रिलेटेड है दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया एंटी डिफेक्शन लॉ से। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं हम लोग। निम्न में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। पूछा है कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से भारतीय संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी क्या एक इसके फीचर नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से आपको पढ़ के बताना है। तो पहला लिखा हुआ है संसदात्मक सरकार, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अरे बहुत सिंपल सी बात है, आप जानते हैं हमारे यहाँ जो सरकार का स्वरूप है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ही अपनाया गया है। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो सरकार का तंत्र है, हमारा जो सरकारी तंत्र सरकार का सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो सही नहीं होगा, क्योंकि पूछा है विशेषता नहीं है, ठीक है। तो संसदात्मक सरकार हमारे संविधान की विशेषता है। दूसरा पूछा है अध्यात्म प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट, ठीक है। प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है जान लीजिए। देखिए, एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरा होता है हेड ऑफ स्टेट। हमारे यहां जो राष्ट्रपति होते हैं वो हेड ऑफ स्टेट तो होते हैं, लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं होते हैं। सरकार का मुखिया हमारे यहां कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। जबकि जो हेड ऑफ स्टेट राज्य अध्यक्ष वो कौन है, बोलो भाई, राष्ट्रपति। क्यों, क्योंकि हमारा सिस्टम क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। जबकि जहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम पाया जाता है लाइक अमेरिका, वहां पे हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट दोनों ही क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। ये बात आप बहुत ध्यान रखिएगा कि जहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है, जहां पे अध्यात्मक सरकार पाई जाती है, वहां पे राष्ट्रपति ही हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट दोनों होता है। जबकि भारत में हेड ऑफ गवर्नमेंट हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है और हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, राज्य अध्यक्ष जो हमारा है वो राष्ट्रपति होता है। तो इसका मतलब ये वाला फीचर एकदम क्लियर हो गया कि ये बिल्कुल 100% सही है। ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, ना कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
इस ऑप्शन को देख लेते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका। बिल्कुल आप जानते हैं भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र है, ठीक है ना। चौथा, संघात्मक सरकार। आप जानते हैं भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों के लक्षण विद्यमान हैं। समय समय पर भारत का संविधान संघात्मक से एकात्मक, एकात्मक से संघात्मक होता रहता है, ठीक है। ये निर्भर करता है कि परिस्थितियों पर, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ जो पावर की डेलीगेशन है ना, वो है ऑलरेडी है। तो पावर की डेलीगेशन सेंटर और स्टेट में दिया गया है, राज्यों को अपनी स्वायत्ता मिली हुई है, ठीक है ना। तो इसका मतलब संघात्मक फेडरल गवर्नमेंट का पार्ट हमारे यहाँ फॉलो होता है। तो इसका मतलब हमारे संविधान की ये भी विशेषता है और ये भी विशेषता है, तो ये दोनों ऑप्शन हो नहीं सकते थे। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता नहीं है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर क्या चला जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं? देखिए, दो जगह तो आप पहले से जानते थे, ठीक है ना, ये बड़ा सरल प्रश्न है। दो जगह तो आप ऑलरेडी जानते थे कि भाई दिल्ली में विधानसभा है, दिल्ली में क्या है, विधानसभा है, पांडिचेरी में विधानसभा है। अभी चुनाव भी हो रहा है पांडिचेरी में, ध्यान रखिएगा, पांडिचेरी में विधानसभा है। लेकिन आप जानते हैं जम्मू कश्मीर का जब राज्य का दर्जा खत्म करके उसको यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश घोषित किया गया, तो दो पार्ट में डिवाइड किए, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर को, ठीक है ना। एक तो कश्मीर वाला पार्ट है ये, और एक आपका लद्दाख वाला पार्ट है। तो जो कश्मीर वाला पार्ट है उसमें विधानसभा है, तो J&K आप लिख लीजिए एक। तो ये तीन ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं, यूटी हैं हमारे पास, जिनके पास विधानसभा है। एक प्रश्न सुनिएगा यहां से बड़ा मजेदार, आपसे अगर पूछ ले कि क्या भारत के सभी संघ राज्य क्षेत्रों से राज्यसभा के सांसद निर्वाचित होते हैं, तो आप आंसर दीजिएगा नहीं, क्योंकि राज्यसभा के जो सांसद हैं उनको इलेक्ट करने की पावर एमएलए को होती है, मतलब विधानसभा के सदस्यों के होती है। तो केवल तीन ही यूटी हमारे पास ऐसी हैं जिनके पास विधानसभा है, और अगर तीन यूनिटी के पास विधानसभा है तो सभी आंसर कभी लग नहीं सकता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, जिनके पास अपनी विधानसभा है उनके पास अपने एमएलए हैं, जो राज्यसभा में कुछ मेंबर इलेक्ट करके क्या करते हैं, भेजते रहते हैं। तो ये प्रश्नों पर ध्यान रखिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 का 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं सीरीज को। लिखा है निम्न में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? पूछा है राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। ये चार ऑप्शन जो बनाए गए हैं, पहला ऑप्शन ध्वज, दूसरा राजधानी, तीसरा संप्रभुता, चौथा ऑप्शन शासनाध्यक्ष। जल्दी से टिक करके बताइए, मैं फिर आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, राज्य के जो चार आवश्यक तत्व हैं उसमें पहला क्या है, राज्य के लिए जनसंख्या बहुत जरूरी है, जनसंख्या बहुत जरूरी है। दूसरा, उसका अपना एक भूभाग होना चाहिए, क्षेत्रफल होना चाहिए, राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व। तीसरा, सरकार होनी चाहिए, और चौथा, उस सरकार को ऑटोनॉमी, संप्रभु होनी चाहिए, संप्रभु होनी चाहिए। राज्य के ये चार आवश्यक तत्व हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देके समझाऊं, अगर कोई आपसे कहे कि भारत एक राज्य है, देखिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जब हम बात करते हैं तो हर समय हम देश का नाम नहीं लेते हैं, राज्य का नाम लेते हैं, स्टेट का नाम लेते हैं, ये बात ध्यान रखें आप। तो भारत अगर राज्य है तो भारत के पास अपनी जनसंख्या है, भाई 137 करोड़ हम लोग हैं, ठीक है, जनसंख्या है। भारत का अपना क्षेत्रफल है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो मतलब भारत का अपना एक भूभाग है। तीसरा, सरकार, बिल्कुल सरकार है, जनता द्वारा इलेक्टेड गवर्नमेंट है हमारे यहां, ठीक है। संप्रभु, संप्रभु का मतलब है सॉवरेन गवर्नमेंट, सॉवरेन का मतलब है सरकार को अपने निर्णय लेने में कोई बाहरी और भीतरी दबाव ना हो, तो हम अपने निर्णय स्वतः ले सकते हैं। क्या भारत के पास ये कैपेसिटी है? बिल्कुल है। भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में, बाह्य संबंध बनाने में पूरी तरह से स्वतंत्र है, अर्थात
भारत एक संप्रभु है। इसका मतलब ये बात चारों क्या है, भारत पर लागू होती है। तो भारत एक राज्य है। प्रश्न में पूछा गया था कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो यहां पे सॉवरेंटी हो जाएगा, संप्रभुता। जिसने सही किया होगा बिल्कुल उसका आंसर राइट होगा। चलिए एक प्रश्न पूछते हैं, मजे की बात बताओ, देखें समझ पाया कि नहीं आप। आपसे अगर पूछा जाए क्या उत्तर प्रदेश एक राज्य है, आप ध्यान सुनिएगा, क्या उत्तर प्रदेश एक राज्य है? अब देखिए, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। अगर आपसे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश एक राज्य है, आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के पास जनसंख्या है, पहली शर्त पूरी होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का अपनी एक टेरिटरी है, भूभाग भी है, दूसरी शर्त भी पूरी है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी है, तीसरी शर्त भी। क्या उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से इस बात में स्वतंत्रता है कि वह विदेशों से संबंध अपने अनुसार बना सकती है? बोलो भाई, क्या इस बात की स्वतंत्रता उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को है? बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब जो चौथा चरण है संप्रभुता वाला, वो उत्तर प्रदेश सरकार के पास नहीं है, इसलिए ये एक राज्य होने की परिभाषा को फॉलो नहीं करता है। ठीक है ना, अपने वाह्य संबंध बनाने में स्वतंत्रता नहीं है, केंद्र का उस पर क्या है, नियंत्रण है भाई। भारत राज्यों का संघ है। ठीक है ना, तो संघ मतलब जो राज्यों से मिलकर के भारत क्या हुआ है, बना हुआ है। और ऐसा नहीं है कि राज्य कोई संविदा किए हुए हैं, राज्य अलग नहीं हो सकते हैं, अलग होने का उनको अधिकार नहीं दिया गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जब मन किया तब तोड़ दिया। ठीक है ना, तो भाई संप्रभुता ना होने की वजह से उत्तर प्रदेश एक राज्य की परिभाषा में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 पर। भारतीय संविधान कैसा है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है कठोर है, लचीला है, ना कठोर ना लचीला है, कठोर और लचीला का मिला जुला रूप है। आप जानते हैं भारत का संविधान एक परिवर्तनशील संविधान है। जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा की बैठकें की और संविधान को फाइनल रूप दिया गया, बनाया गया, तो इस बात की पूरी संभावनाएं छोड़ दी गई कि आप जानते हैं कि भारत एक डाइवर्सिफाई देश है। ठीक है, विविधताओं से भरा देश है। तो उनको पता था और समय के अनुसार आवश्यकताएं परिवर्तित होंगी, आने वाली जनरेशन की डिमांड कुछ और हो सकती है, तो इसलिए संविधान में संशोधन के रास्ते छोड़े गए थे। ठीक है, अब देखिए कुछ संशोधन तो बहुत आसानी से हो जाते हैं, लेकिन कुछ संशोधन करने के लिए बड़ा जटिल रास्ता होता है। ठीक है ना, तो भारत के संविधान को आप कह सकते हैं कि ये कठोर और लचीले का एक मिला जुला रूप है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि संविधान के जो प्रावधान, तो बात क्लियर हो गई होगी। आंसर क्या टिक हो जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर डी, कठोर और लचीले का मिला जुला रूप है। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो गया? डी हो गया। तो समय के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हमारे पार्लियामेंट के मेंबर संविधान में क्या करते रहते हैं भाई, बोलो? अमेंड करते रहते हैं, उसको चेंज करते रहते हैं जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं होती हैं। तो ये कठोर और लचीले का क्या है? मिला जुला रूप है। परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? ठीक है, परिसीमन आयोग, पहली बात तो जान लीजिए, परिसीमन आयोग का जो गठन है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और अभी तक कुल 4 बार परिसीमन किया जा चुका है। परिसीमन का डीलिमिटेशन कमीशन इसका नाम है। डीलिमिटेशन कमीशन का काम क्या है? एक्चुअली यह कमीशन जो विधानसभा है और जो लोकसभा है उसके निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुसार लमसम पूरे देश में समानता विद्यमान रहे, इसी बात की गणना करके सीटों के आवंटन का सुझाव दिया करती है। लेकिन ध्यान रखिए, परिसीमन आयोग का जो सुझाव है ना, उसको संसद या विधानसभा संशोधित नहीं कर सकती हैं। ठीक है ना, तो इसके जो सुझाव हैं, इसकी जो रिपोर्ट्स हैं, वो पूरे रूप से क्या होते हैं? बाध्यकारी होते हैं। तो परिसीमन आयोग किसके द्वारा गठित किया जाता है?
बोलो भाई, राष्ट्रपति के द्वारा अभी तक कितनी बार? 4 बार। और अगला जो संभावना है 2026 में पूरे देश में परिसीमन होगा, डिलिमिटेशन होगा, क्योंकि जनसंख्या और सीटों का अनुपात लगभग पूरे देश में बराबर रखने का प्रयास किया जाता है इस कमीशन के द्वारा। और एससी एसटी समुदाय जो हैं उनके लिए कुछ सीटों का रिजर्वेशन भी यही कमीशन क्या करता है? तय करता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। टिक कर लीजिए, एक संवैधानिक आयोग है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कैंसर के उपचार में निम्न में से किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग होता है? कोबाल्ट 60 का, आयोडीन 131 का, सोडियम 24 का, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है सभी। जल्दी से बताइए। यह प्रश्न एकदम फैक्ट आधारित बायो का प्रश्न है और बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। पूछा गया है कैंसर के उपचार में, ठीक है ना, कैंसर के उपचार में प्रिक्योरिंग ऑफ कैंसर कौन सा रेडियो समस्थानिक जो है आइसोटोप है यूज होता है? तो जितने लोगों को नहीं पता है आंसर टिक कर लीजिए। कोबाल्ट 60 का। आयोडीन का जो आयोडीन 131 है, इसका प्रयोग थायराइड ग्रंथि वाला जो उपचार होता है जिससे घेंघा रोग हो जाता है उसमें किया जाता है। और सोडियम 24 जो है ये रक्त अल्पता की फेज में यूज किया जाता है। तो तीनों ऑप्शन आप देख लीजिए। तो इसमें जो कैंसर वाला होगा वो क्या हो जाएगा? कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस अल्कोहल को नर्व पॉइजन कहते हैं? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है और बहुत ज्यादा चर्चा में अक्सर बना रहता है। आप देखते होंगे कभी कभी समाचारों में न्यूज आती है कि जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हो गई, ठीक है ना। आप देखिए अल्कोहल के जो दो प्रचलित रूप हैं आपके सामने, एक होता है CH3OH जिसको आप बोलते हैं मेथिल अल्कोहल, और एक होता है C2H5OH, उसको आप क्या बोलते हैं? एथिल अल्कोहल बोलते हैं। तो मेथिल अल्कोहल जो होता है ये बड़ा डेंजरस होता है, नर्व पॉइजन, इट पैरालाइज और ऑप्टिक नर्व। अगर इसको कोई ले लेता है ड्रिंकिंग पर्पस से तो मेथिल अल्कोहल हमारी जो ऑप्टिक नर्व हैं उनको क्या कर देता है? पैरालाइज कर देता है, और इसी वजह से इसका नाम पड़ा हुआ है नर्व पॉइजन। तो ऑप्शन क्या टिक हो जाएगा? मेथिल अल्कोहल। साथ में फार्मूला नोट करते रहिए CH3OH को, ठीक है। ड्रिंकिंग पर्पस से इसको यूज नहीं करना चाहिए, बहुत खतरनाक है ये। अल्कोहल सारे खतरनाक होते हैं। ठंडे घरों में निम्न में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? पूछा है जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं उनमें कौन सी गैस को यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ हाइड्रोजन का, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का, तीसरा CO का, और चौथा अमोनिया का। जल्दी से बताना है कि ठंडे घरों में किस गैस को प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन टिक करके बताना है कि ठंडे घर में कौन सी गैस को प्रयोग में लाते हैं। तो जितने लोग ना जानते हो इस प्रश्न का आंसर वो टिक कर लीजिए। अमोनिया का प्रयोग ठंडे घरों में किया जाता है। अमोनिया एक लिक्विफेबल गैस भी है, ये द्रवित अवस्था में भी आ जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर डी हो जाएगा। अमोनिया को ठंडे घरों में कोल्ड स्टोरेज में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लिखा हुआ है निम्न में से ऊर्जा का अच्छा और तत्कालिक स्रोत क्या है? बड़ा बढ़िया प्रश्न है, ठीक है ना। आपको तत्काल ऊर्जा की, आपको लगे कि हमारे शरीर में ऊर्जा की बहुत कम मात्रा हो गई, हमको एनर्जी चाहिए, एनर्जी लॉस हो गई, क्या इसमें से एक अच्छा स्रोत होता है? कहा है कि आप कार्बोहाइड्रेट खा लीजिए तुरंत मिल जाएगा। यहां ध्यान रखिएगा, तात्कालिक पूछा है, ठीक है। वसा ले लीजिए तुरंत, प्रोटीन ले लीजिए, चौथा ऑप्शन सभी। मैं आपको हिंट कर दूं सभी टिक ना करिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि पूछा है कि निम्न में से ऊर्जा का अच्छा और तत्कालिक स्रोत क्या है जिससे तुरंत हमको ऊर्जा मिल जाए, ठीक है ना। पहली बात तो जानिए, प्रोटीन और वसा से डायरेक्ट आपको तुरंत ऊर्जा नहीं मिल सकती है, डायरेक्ट आपको तुरंत ऊर्जा नहीं मिल सकती है। तो इसका मतलब आंसर क्या जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। आप जानते हैं ग्लूकोन डी पीते हैं, ग्लूकोन डी में होता है ग्लूकोज, और आप जानते हैं ग्लूकोज किस में टूट जाएगा? ATP में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, ATP में। ATP के पहले एक फेज और होती है ADP का, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, उसके बाद किसका निर्माण हो जाता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। तो ग्लूकोज सबसे अच्छा स्रोत हो सकता है, और ग्लूकोज है क्या? कार्बोहाइड्रेट।
क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऊर्जा का तत्कालिक और अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा? बोलो भाई। कार्बोहाइड्रेट, क्वेश्चन नंबर 19 में ए। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? यह प्रश्न उत्तर प्रदेश स्पेशल से है, बिल्कुल करिए आप लोग, इसको गलत मत करिएगा। पहला ऑप्शन बांदा, दूसरा ऑप्शन वाराणसी, तीसरा मुरादाबाद, चौथा ऑप्शन गोरखपुर। जल्दी से टिक करके बताइए क्या आंसर होना चाहिए। प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया। मैं हिंट कर दे रहा हूं, जहां से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं वही इसका आंसर सही है। अब आप पहुंच चुके होंगे कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो जितने लोगों को पता हो गया होगा सबको, गोरखपुर इसका क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो गया? गोरखपुर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है वित्तीय समावेशन, अर्थशास्त्र चल रहा है, ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र के प्रश्न आपके सामने आ गए। वित्तीय समावेशन के निम्न में से क्या उद्देश्य हैं? वित्तीय समावेशन मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन। पूछा है वित्तीय समावेशन जो होता है, जो किया जाता है, उसके क्या उद्देश्य हैं? लोगों को संस्थागत बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना, दूसरा ऑप्शन निःशुल्क वित्तीय परामर्श प्रदान करना, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है, ये तीनों ऑप्शन दिए हुए सही हैं, अर्थात चारों ऑप्शन, इसमें चौथा ऑप्शन सही है। जल्दी से बताइए वित्तीय फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? देखिए, वित्तीय समावेशन का मतलब होता है कि देश, साधारण शब्दों में अगर समझना है कि देश के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को भी बैंकिंग सेवा से जोड़ दिया जाए। और बैंकिंग सेवा से अगर आप किसी को जोड़ देते हैं तो लोगों को संस्थागत बैंकिंग व्यवस्था पे जोड़ना। बोलो भाई, अगर सब देश के निचले तबके का भी व्यक्ति अगर बैंकिंग सेक्टर से जोड़ा जाता है तो ये बात बिल्कुल सही है कि उसका एक उद्देश्य हो जाएगा निःशुल्क वित्तीय परामर्श देना। और जब आप लोगों को कनेक्ट कर लेंगे तो उनको आप वित्तीय परामर्श निःशुल्क, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको निःशुल्क वित्तीय परामर्श भी मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर निःशुल्क वित्तीय परामर्श मिलेगा तो आप सोचिए कुछ चीजें उनको जो जरूरत होगी, बैंक से लोन है, कर्ज है, वो मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब उनकी सामाजिक सुरक्षा में भी क्या हो जाएगी? अभिवृद्धि हो जाएगी। तो इसका मतलब जो फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्ड है वो क्या है? उसमें चारों ऑप्शन सही हैं। और इसी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए पहली बार 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और राष्ट्रीयकरण करने का उद्देश्य मेनली यही था, क्योंकि राष्ट्रीयकरण, बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने के पहले जो स्थिति थी, बैंक ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर के थे, वहां पे धोखाधड़ी बहुत हुआ करती थी। पैसा कब डूब जाएगा, बैंक कब दिवालिया हो जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं था। इस चीज से बचने के लिए सरकार ने उस समय क्या किया? 14 बड़े बैंकों का क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिससे लोगों में क्या हो? विश्वास बढ़े। सरकार अपने अंडर में उन बैंकों को ले ली। खैर, अब फिर धीरे धीरे सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ क्या कर रही है? फोकस कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर आंसर में क्या आंसर हो जाएगा? बोलो भाई 21 में डी इज राइट आंसर। लिखा है निम्न प्राप्तियों में से कौन सरकार के राजस्व प्राप्ति का भाग नहीं है? राजस्व प्राप्ति का मतलब क्या है? रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, ये पूछा हुआ है। कह रहा है कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन रेवेन्यू रिसीट का भाग नहीं है? प्रत्यक्ष कर से होने वाली प्राप्ति, अप्रत्यक्ष कर प्राप्ति का भाग है पूछा हुआ है, सॉरी, अप्रत्यक्ष कर से होने वाली प्राप्ति, सरकार द्वारा प्राप्त जुर्माना, और चौथा ऑप्शन सभी। एक बात जान लीजिए, रेवेन्यू रिसीट या राजस्व प्राप्ति उस प्राप्ति को कहते हैं जिसको पाने के बाद सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी जनरेट ना हो। ठीक है ना? ध्यान सुनिएगा, मतलब अगर सरकार उसकी प्राप्ति कर लेती है तो सरकार के ऊपर किसी लायबिलिटी को, किसी देयता को ये जन्म नहीं देते हैं। आइए देखते हैं ऑप्शन को, थोड़ा सा समझिए कि सरकार के ऊपर किसी देयता को ये जन्म नहीं देगा। तो प्रत्यक्ष कर पे या अप्रत्यक्ष कर से, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स से जो गवर्नमेंट पैसा लेती है, क्या उसके ऊपर आपका कर्ज हो जाता है? बिल्कुल नहीं। ये आपका कर्तव्य है कि आपको टैक्स क्या करना है?
पे करना है, इसका मतलब प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों क्या हैं, रेवेन्यू है। और जो जुर्माना वसूला जाता है ना, उससे भी सरकार पे कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, कोई उत्तरदायित्व क्रिएट नहीं होता है। इसका मतलब ये तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं ये क्या है, बोलो भाई, सही है। लेकिन अगर यही पूछ लेता आपसे कि कैपिटल रिसीट का मतलब क्या होता है, कैपिटल रिसीट मतलब पूंजीगत प्राप्ति का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, पूंजीगत प्राप्ति जब भी सरकार करती है तो इसका मतलब उसके ऊपर लायबिलिटी का क्या हो जाता है, लायबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट करके सरकार अपनी, जैसे मान लीजिए बीपीसीएल कंपनी है, तो बीपीसीएल कंपनी मान लीजिए 49% पार्ट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बेच दिया, तो सरकार के ऊपर ये क्या आ गई, लायबिलिटीज आ गई। सरकार ने अपनी संपत्ति को क्या किया है, बेचा है। जबकि रेवेन्यू रिसीट में किसी संपत्ति को बेच करके नहीं प्राप्त किया था भाई, डायरेक्ट टैक्स हो गया या इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, वो बेच करके थोड़ी प्राप्त किया गया। जबकि जो कैपिटल रिसीट है उसमें अपनी किसी संपत्ति को क्या किया है, सरकार ने बेचा है, उसके कुछ पार्ट को क्या किया है, प्राइवेट हाथों में दे दिया है। तो ये बात ध्यान रखना है कि जो आपका कैपिटल रिसीट होता है वो किसी संपत्ति के बिकवाली से आ सकता है, उसके बाद सरकार के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, और रेवेन्यू रिसीट में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, क्रय क्षमता की तुलना के आधार पर भारत विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है। ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ पैरिटी, तो इंडिया की पोजीशन पूछा गया है ऑन द बेसिस ऑफ पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। क्रय क्षमता के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, आप जान लीजिए। चाइना प्रथम स्थान पर है, चाइना के बाद हमारा अमेरिका है, अमेरिका के बाद हमारा प्यारा भारत है। इसका मतलब भारत का स्थान क्या है, तीसरा है। और ये तीनों क्रम याद कर लीजिएगा। परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी। और जीडीपी के आधार पर आप जानते हैं कि भारत इस समय क्या है, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है ना, तो जीडीपी के आधार पर पूछा जाए तो पांचवी टिक करना है। परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर, क्रय क्षमता की तुलना के आधार पर पूछा जाए तो तीसरी टिक करना है। पहला कौन है, चाइना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के बाद हम लोग आगे आ जाते हैं। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई। अभी कुछ देर पहले ही हम बात कर रहे थे वित्तीय समावेशन का, अर्थात बैंकिंग सेक्टर से हर एक व्यक्ति को जोड़ देना है। और जोड़ने में जो काम चल रहा था वो क्या हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और साथ में ही जो आरआरबी हैं, रीजनल रूरल बैंक, उनकी स्थापना की गई गांव-गांव में, ताकि लोग बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ सकें, उनको संस्थागत ऋण की प्राप्ति हो सके। क्योंकि महाजनों के चक्कर में फंस करके उनका बहुत पैसा वेस्ट हो जाया करता था। तो आंसर इसका टिक कर लीजिए, 1975 में आरआरबी की स्थापना की गई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया ए आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेपो रेट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। रेपो दर आप देखते होंगे, अगर न्यूज़पेपर से थोड़ा भी अवेयर, खैर वो वाला पेज आप कभी नहीं पढ़ते होंगे क्योंकि इतना निरस होता है। सबसे लास्ट में दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, जो भी अखबार आप फॉलो करते हो, ठीक है ना, और या बड़े कोई इंडियन एक्सप्रेस वगैरह फॉलो करते हैं तो अलग बात है। ठीक है, अगर आप दैनिक जागरण, हिंदुस्तान के पाठक हैं तो एक बात जान लीजिए, सबसे लास्ट वाला जो पेज होता है ना, उस पर लिखा रहता है आर्थिकी। ठीक है, और इतना निरस होता है कि उसको पढ़ने का मन ही नहीं करता है। ठीक है ना, क्योंकि पहले ही पढ़ करके भरपूर आनंद मिल जाता है, इसलिए लास्ट तक पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन वो बड़ा काम का होता है, उस पे आरबीआई की कुछ ना कुछ बातें रोज हुआ करती हैं। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, इन सब की चर्चाएं वहां कंटिन्यू चलती रहती हैं। आज जाके पढ़ के देखिएगा, कल से देखिए। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एक दिन मैंने आपसे चर्चा भी किया था स्टैटिक जीके की श्रृंखला में कि आरबीआई मौद्रिक नीति बनाती है और उस नीति के माध्यम से आरबीआई जो अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी है, तरलता है, उसको क्या करती है, मैनेज करती है। अब उस तरलता को मैनेज करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के पास अपने कुछ उपकरण हैं, कुछ टूल्स हैं, जिसमें रेपो रेट भी है, बैंक रेट है, तमाम तरह के ये टूल्स उसके पास हैं। तो पूछा है रेपो रेट क्या है। पहला ऑप्शन, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई बैंकों को कम अवधि का ऋण प्रदान करती है। बोलो भाई, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई बैंकों को कम अवधि का ऋण प्रदान करती है। बिल्कुल पहला आंसर टिक कर लीजिए, रेपो रेट से है। मैं सब लिखा दे रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। रेपो रेट हो गया। दूसरा लिखा हुआ है, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई,
ये आरबीआई है, ध्यान रखिए। आरबीआई बैंकों को लंबी अवधि अगर लिखा रहे तो ये आपका बैंक रेट हो गया, लिख लीजिएगा, ये आपका बैंक रेट हो गया। और वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई खुद बैंकों से कम अवधि का ऋण प्राप्त करती, खुद लेती है इस बार, ठीक है ना, दे नहीं रही है, तो ये आपका हो गया रिवर्स रेपो रेट। ये आपका हो गया रिवर्स रेपो रेट। तीनों टर्म क्लियर हो गए। कल से दैनिक जागरण खोलिएगा तो पहले यही पढ़िएगा कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है और बैंक रेट क्या है। रेपो रेट का मतलब जब कम अवधि का ऋण आरबीआई बैंकों को दे। रिवर्स रेपो रेट का मतलब जब खुद कम अवधि का ऋण बैंकों से ले। और बैंक रेट का मतलब क्या है कि जब लंबी अवधि का ऋण आरबीआई क्या करती है, बैंकों को प्रदान करती है। आज की सीरीज को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। वीडियो आप देख लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और प्रबल एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत।